इस जन्मभूमि में श्रद्धा और सबूरी का मीनिंग मुझे आज 25 साल के बाद समझ में आ गया। और इसी गांव में विखे पाटिल सर के माध्यम से एंड उदय सावंत जी ने 1 साल पहले भूमि पूजन किया था और 1 साल के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बनाया गया है। हम खाली इस ट्रस्ट के माध्यम हैं और ओनर नहीं है, ट्रस्टी है। और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड जी भाई, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे देश में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं स्थान भारत माता में है। पहले तो 100 भी एमएसएमई नहीं थी। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी आत्मनिर्भर का संकल्प का एक हिस्सा हमने किया है। उसको मेरे जिंदगी में मैं पूरी इंटीग्रिटी के साथ इस वचन को पूरा रखूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस तरह से आपने आपके पूरे लाइफ में 1 मिनट भी नहीं छोड़ा, हम भी 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। ये आपको वचन के साथ है। और स्पेशल थैंक्स टू MIDC जिन्होंने हमें इस कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल दिया। बेलरसू सर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल थैंक्स टू हा आपला संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मी एक छोटासा एक उदाहरण देतो। सर आय एम टॉक टू मराठी बिकॉज ऑल क्राउड इज मराठी। एक छोटंसं उदाहरण देतो। प्रोजेक्ट काही कारणास्तव थांबला। रात्री 12 वाजता मी देवेंद्रजीला SMS केला, ही अडचण आली। सकाळी 7 वाजता प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला। मला नाही वाटत असा मुख्यमंत्री परत महाराष्ट्राला आयुष्यात भेटन कधी। क्योंकि माझ्यासारख्या मेरे जैसे सिंपल किसान के बेटे को रात को 12 बजे SMS को रिप्लाई करते हैं। और मैं बहुत छोटा हूँ, उनके पास बहुत बड़ा काम है। और सर आपके पास तो देश का काम है, तभी भी आपने मेरे जैसे छोटे स्टार्टअप को अमूल्य टाइम दे के यहाँ पे आपने टाइम दिया है। इसके बावजूद लास्ट 7 दिन पहले 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर फायर किया सक्सेसफुली। लॉटरी एम्युनिशन फायर किया सक्सेसफुली 100 किलोमीटर। जुलाई में हम इस 1000 लॉटरी एम्युनिशन का फायरिंग करने जा रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय एल्बिट सिस्टम CEO टुडे इज प्रेजेंट हियर, मिस्टर उदी वरीद एंड शाही कोइन। दिस वर्ल्ड लीडर कंपनी इन द वर्ल्ड, जिन्होंने ये 25 टेक्नोलॉजी मुझे ट्रांसफ़र की। और ये पूरा फैसिलिटी इजराइल गवर्नमेंट ने बुक किया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी प्लानिंग हमें करने का मौका मिला। ये सब बाबा के आशीर्वाद से, दत्तात्रेय भगवान की कृपा दृष्टि से हुआ है। और वो ये सर यहाँ पे जब लैंड लिया, मैं लैंड देखने आया था। बाजू में 1982 में दत्तात्रेय टेम्पल मिला। 82 में, मैं 82 का बोर्न हूँ। उस टाइम मैंने सिलेंडर किया कि उसी टाइम डिसाइड हुआ था ये होने वाला है। मैं तो मध्यम हूँ, तो इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग बनाने का इंटेंशन है कि डिस्ट्रॉयर यहाँ पे है। तो अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, आपल्याला घाबरायची गरज नाही आहे। आणि आत्मनिर्भरतेमुळे आणि शिर्डी श्रद्धा आणि शक्ती, जर कोणाला बाबांचा चमत्कार बघायचा असेल, त्याच्या मोठा चमत्कार तुम्हाला कुठे बघायला भेटणार नाही, श्रद्धा आणि शक्तीचा। आणि मी मनापासून सर्व डिग्निटीज, स्वामी बिहारी स्वामी जी एंड विखे पाटिल सबका मैं बहुत ऋणी हूँ। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, एंटायर डाइट ने सपोर्ट किया है, एंटायर निबेल लिमिटेड ने सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद। देशाकरता हा अतिशय ऐतिहासिक दिवस आहे। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी 2 संदेश आपल्याला दिले होते। पहिला होता मेक इन इंडिया, भारतामध्ये बनवा। आणि दुसरा होता आत्मनिर्भर भारत, स्वतःकरताही भारत बनवेल आणि जगाकरताही भारत बनवेल, अशा प्रकारचा संदेश माननीय मोदीजींनी दिला होता। आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात डिफेन्स सेक्टरमध्ये हा संदेश अंमलात आणण्याची जबाबदारी
आपल्या देशाचे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंगजी यांनी स्वीकारली आणि आज आपण पाहतोय की जो देश सगळी शस्त्रास्त्र इम्पोर्ट करत होता, सगळी युद्ध आयातीत गोष्टींच्या भरोशावर लढत होता, आज तो देश मोठ्या प्रमाणात डिफेन्सच्या क्षेत्रातला एक्सपोर्टर बनलेला आहे आणि आत्मनिर्भर भारतच्या अंतर्गत आता जगातील चांगल्यात चांगले ड्रोन, चांगल्यात चांगले मिसाईल हे आपण आपल्याकडे तयार करतो. मला असं वाटतं की एक प्रकारे आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न हे आज पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. मला विशेष आनंद या गोष्टीचा आहे की आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीतला एक युवक ज्यांचं नाव गणेश निबे आहे, यांनी या डिफेन्सच्या क्षेत्रामध्ये ज्या प्रकारे आपलं काम उभं केलं, महाराष्ट्राकरता आणि देशाकरता अत्यंत गौरवास्पद आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण गणेश निबे यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. गेले अनेक वर्ष मी त्यांना पाहतो. तंत्रज्ञान हा त्यांचा आवडता विषय. वेगवेगळ्या प्रकारचं तंत्रज्ञान आणायचं, ते आपल्या देशात तयार करायचं, त्याचे प्रॉडक्ट्स तयार करायचे आणि खऱ्या अर्थानं आत्मनिर्भर भारत करता जो आत्मविश्वास पाहिजे, तो आत्मविश्वास गणेश निबेंजवळ असल्यामुळे आज या ठिकाणी ही फॅसिलिटी उभी राहिलेली आहे. हे सांगताना मला अतिशय आनंद वाटतो. आपण बघा, आज वेगवेगळ्या प्रकारचे अस्त्र त्यांनी जे तयार केले, आपल्याकडे 70 किलोमीटरच्या रेंजमधनं थेट 500-400 किलोमीटरच्या रेंजपर्यंत मध्ये कुठलंही अस्त्र नव्हतं. एक मोठी गॅप आपल्याकडे होती. त्यामध्ये 150 किलोमीटर मारा करू शकेल आणि 300 किलोमीटर मारा करू शकेल अशा प्रकारचं अस्त्र तयार करण्याचं काम हे निबेंनी या ठिकाणी केलं आणि त्यामुळे निश्चितपणे आपल्या देशाची कॅपेबिलिटी वाढली. आज या ठिकाणी आपल्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जो दारुगोळा तयार होणार आहे, जे शेल्स या ठिकाणी तयार होणार आहेत, मगाशी ते माननीय राजनाथ सिंगजींना सांगत होते की 360 दिवस लगातार आपल्याला जर एखादं युद्ध करावं लागलं आणि सीमेवर दारुगोळा लागला तर तो सगळा दारुगोळा तयार करण्याची कॅपॅसिटी आज त्यांनी तयार केलेली आहे. इतकं मोठ्या प्रमाणात हे काम या ठिकाणी झालंय. विशेषतः ही तर जी फॅसिलिटी आहे, आपल्याला आश्चर्य वाटेल, एक शेड अर्ध्या किलोमीटरचं शेड आहे आणि अर्ध्या किलोमीटरचे 9 शेड या ठिकाणी आहेत आणि अतिशय स्टेट ऑफ आर्ट अशा प्रकारची सगळी मशिनरी आहे. आणि जे काही या ठिकाणी तयार होत आहे डिफेन्समध्ये, सगळ्याच कॅपेबिलिटीज सांगता येत नाहीत, पण ज्या कॅपेबिलिटीज आम्ही बघितलेल्या आहेत त्या निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांना आश्चर्यचकित करू शकतील. अशा प्रकारच्या अत्यंत गाइडेड, म्हणजे जे नष्ट करायचं आहे थेट प्रत्यक्ष तिथेच पोचू शकेल अशा प्रकारचे ड्रोन्स, अशा प्रकारचे गाइडेड मिसाईल्स हे या ठिकाणी तयार होत आहेत. आणि केवळ इथेच नाही तर त्यांनी वेगवेगळ्या ज्या फॅसिलिटीज तयार केलेल्या आहेत त्या प्रत्येक फॅसिलिटीमध्ये आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचं अॅम्युनिशन ते तयार करतायत. यापूर्वी देखील आम्हाला उद्घाटनाला जाण्याची संधी मिळाली आणि प्रत्येक वेळी गेलं की त्यांनी केलेलं कार्य हे थक्क करणारं कार्य आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज हे जे काही आपण पाहतो आपल्या देशाकरता, देशाच्या सुरक्षेकरता अत्यंत मोठं कार्य या ठिकाणी झालंय. सगळ्यात महत्वाचं
या सगळ्या फॅसिलिटीज 100% मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट करणार आहेत. वेगवेगळ्या देशांना आपल्या देशातनं शस्त्रास्त्र एक्सपोर्ट होणार आहे. आत्ताच काही करार झाले. त्या करारामध्ये इस्रायल सोबत एक करार झालाय. त्या करारामध्ये सी प्लेन तयार करण्याकरता करार झालेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात सी प्लेनची गरज आहे. सी प्लेन पाण्यातूनच उडतं आणि पाण्यातच उतरतं. त्यामुळे जगामध्ये हे सी प्लेन अत्यंत पॉप्युलर आहे. एखाद्या धरणातनं उडून दुसऱ्या धरणामध्ये ते उतरू शकतं. अशा प्रकारचं सी प्लेन हे तयार करण्याची कॅपेबिलिटी देखील आता या ठिकाणी निबेंनी तयार केलेली आहे. आज आपण पाहतोय ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी देखील आपण बघितलं आत्मनिर्भर भारताचं एक मोठं उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळालं. माननीय राजनाथ सिंगजींच्या नेतृत्वात आमच्या या सगळ्या सेनेनी, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आमच्या सेनेनी जे कार्य त्या ठिकाणी करून दाखवलं, संपूर्ण जग आश्चर्यचकित होतं की कशा पद्धतीनं भारताने अतिशय प्रिसाईज अशा प्रकारचे हल्ले केले आणि पाकिस्तानला अक्षरशः गुडघ्यावर यायला मजबूर केलं. आणि पाकिस्तानने वेगवेगळ्या, मी देशांचं नाव घेत नाही, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांच्या मदतीनं जेवढे ड्रोन, जेवढे मिसाईल आपल्या भारतावर सोडले, भारताची कॅपेबिलिटी अशी होती त्यातला एकही ड्रोन आणि एकही मिसाईल या भारताच्या भूभागावर ते पाडू शकले नाहीत. हवेतच त्याला नष्ट करण्याचं काम हे आपल्या सेनेने करून दाखवलं. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आज आपण पाहतोय की ज्या प्रकारचं कार्य चाललंय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता असेल, मशीन लर्निंग असेल, क्वांटम टेक्निक असेल, हायपरसोनिक अशा प्रकारचे पॉवर असतील, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स असतील, क्वांटम सिक्युअर कम्युनिकेशन असेल, ज्या सगळ्या गोष्टी पूर्वी केवळ प्रगत देशांकडे आपण ऐकायचो, आता त्या सगळ्या गोष्टी भारतामध्ये तयार होत आहेत. भारत त्या ठिकाणी तयार करतो. आणि पूर्वी आपल्या ज्या देशाच्या अतिशय चांगल्या अशा सरकारी कंपन्या आहेत, मग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड असेल, भारत डायनामिक्स असेल, माझगाव डॉक शिल्ड बिल्डर्स असतील, यांच्या माध्यमातनं काम चालायचं. पण जेव्हापासनं हे क्षेत्र टेक्नॉलॉजी वाईज प्रायव्हेट क्षेत्राला देखील आपल्या सरकारनं ओपन केलं. आज निबेनसारखे जे तरुण आहेत यांनी दाखवून दिलं की भारत काय करू शकतो आणि भारताची कॅपेबिलिटी काय आहे. आणि आता तर मला या ठिकाणी सांगताना आनंद होतो की आपलं अहिल्यानगर हे एक प्रकारे डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगचं हबच झालेलं आहे. मी माननीय राजनाथ सिंगजींचे याकरता आभार मानेन की माननीय राजनाथ सिंगजींना आम्ही विनंती केली होती, आम्हाला 4 डिफेन्स कॉरिडॉर तयार करायचे आहेत. नाशिक, पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर. राजनाथजींनी तात्काळ त्या संदर्भात आम्हाला होकार दिला आणि त्याची प्रोसेस त्यांनी अंतिम टप्प्यामध्ये नेलेली आहे. आणि लवकरच हे डिफेन्स कॉरिडॉर झाल्यानंतर मला आनंद वाटतो. आजही देशाच्या डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे आणि आता तो इतका पुढे जाणार आहे की महाराष्ट्राला कोणी थांबवू शकणार नाही, हा मला या ठिकाणी विश्वास आहे. निबेंनी पुणे, चाकण, बेंगलुरू, दिल्ली, शिर्डी सगळीकडे आपले पाय पसरलेले आहेत. पण आता गणेशजी, आमच्या मंत्र्यांनी सांगितलं, उदय सामंतजींनी, आमच्या विखे पाटील साहेबांनी सांगितलं आणि मुख्यमंत्री मी म्हणून सांगितलं, तुम्हाला जिथे पाहिजे तिथे आम्ही जमीन देणार आहोत. त्यामुळे आता इकडे तिकडे बघू नका. आता पुढचं जे करायचं आहे ते आपल्या महाराष्ट्रामध्येच आपल्याला करायचं आहे. महाराष्ट्रातच आपल्याला या ठिकाणी काम करायचं आहे. आज पिनाका मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाईल कॅनिस्टर, वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या तुम्ही केल्या आहेत,
आत्ताच आपल्या आणि आता प्रणालीमध्ये देखील अतिशय महत्वाचं काम ते करतायत आणि आता प्रक्षेपण प्रणालीमध्ये देखील अतिशय महत्वाचं काम ते करतायत आणि कदाचित जर योग्य पद्धतीनं त्यांचं काम यशस्वी झालं तर देशाच्या जर योग्य पद्धतीनं त्यांचं काम यशस्वी झालं तर देशाच्या कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्समध्ये आणि कम्युनिकेशन डेटा सिस्टीममध्ये एक महत्वाचं योगदान हे निबेंच्या माध्यमातून आपल्या भारताकरता येईल, ही देखील मला असं वाटतं अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. आज खरं म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात 5,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक, 4,000 लोकांना रोजगार मिळतोय. सकाळी मी ज्यावेळेस आलो, राजनाथ जी, मैं जब यहां पर आया तो मुझे किसी ने पूछा कि साईं बाबा तो श्रद्धा और सबूरी बताते हैं, साईं बाबा तो शांति की बात करते हैं, ये शांति की भूमि में शक्ति का आविष्कार क्यों हो रहा है? तो मैंने उनको बताया कि दुनिया में शांति वही प्रस्थापित कर सकते हैं जिनके पास शक्ति हो. जो शक्तिशाली नहीं है वो कभी शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते. भारत अपनी सामरिक शक्ति के भरोसे दुनिया में एक ऐसी भूमिका अदा करने वाला है कि जिससे दुनिया में शांति होगी. क्योंकि भारत का इतिहास अगर हम देखेंगे, भारत ने खुद होकर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन जितने आक्रांता आए सभी आक्रांताओं को यहां से खदेड़ने का काम भारत ने किया है. और उसी भारत की भूमि, ये महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिस भूमि ने स्वराज तैयार करके दिखाया है, जिस भूमि ने लड़ाई कैसे की जाती है ये दुनिया को सिखाया है, जिस भूमि ने आत्मनिर्भरता सिखाई है, उसी भूमि में अब फिर एक बार आत्मनिर्भरता गूंज रही है. इसका मुझे बहुत आनंद है और इसके लिए मैं निबे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी को. माननीय रक्षा मंत्री जी, आपने यहां पधार कर जिस प्रकार से हमारे निबे जी की, यहां काम करने वाले सभी की हौसला अफजाई की है. आपने बताया है देश के लिए जो जो काम करेगा उसके पीछे देश के रक्षा मंत्री खड़े हैं, पूरे ताकत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं. ये जो संदेश आपने दिया है, मैं इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं. हमारे सीडीएस जो इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा भाग रहे हैं, वो यहां पर आए. हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी, हमारे डिफेंस में दूसरे सेक्रेटरी, ये सारे लोग यहां पर आए. मैं उन सभी का स्वागत भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं. और फिर एक बार आप सभी की ओर से हमारे गणेश निबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को समाप्त करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. तुम्ही सगळे कसे आहात? तुमच्या सर्वांमध्ये येऊन मला खूप आनंद झाला आहे. और मैं मित्रों को कहना चाहूंगा कि यहां आने के बाद जो कुछ भी अपने आंखों से प्रत्यक्ष मैंने देखा है, सचमुच मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है. और मेरा विश्वास यह पक्का हुआ है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में बड़े कलेजे वालों की कमी नहीं है. उन्हें अवसर मिलना चाहिए. और यह करके यदि किसी ने दिखाया है तो गणेश निबे ने करके दिखाया है. और आप जानते हैं कि एक प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार हुआ करते थे. उन्होंने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. यह करके यहां पर गणेश निबे ने दिखा दिया है. और जो कुछ भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, यहां आने के पहले मुझे अनुमान नहीं था. और मेरा विश्वास पक्का हुआ है, जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था,
अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज यदि मैं आया हूं, सबसे पहले मैं शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से एक नए युग के इस शंखनाद के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसे मैं नए युग का शंखनाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक गोल्डन चैप्टर लिखा जा रहा है। साथियों, मैं नेविया ग्रुप को, यहां उपस्थित आप सभी गणमान्य जनों को और पूरे देश को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को भी बधाई देता हूं। जब से श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, यह प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्वयं गणेश डिवे ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह यूनिट यहां पर स्टैब्लिश करने में किस प्रकार का सहयोग यहां के चीफ मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने किया है। मैं इसके लिए यहां के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, शांति और स्थिरता के इस माहौल ने महाराष्ट्र को विकास की एक नई ऊंचाइयां दी हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई माइलस्टोन्स वाला यह कार्यक्रम है। पहला तो यह कि आर्टिलरी शेल्स बनाने के एक आधुनिक कारखाने का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख शेल्स बनाने की है। 5 लाख शेल्स एक साल में बनाने की क्षमता इस फैक्ट्री की है। दूसरा, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की भी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। और तीसरा, ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इसके अलावा 15 टन पर डे की क्षमता वाला रिन्यूएबल बायो एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी यहां स्थापित हो रहा है, जो स्वदेशी पेटेंट टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। यानी धरती से लेकर आकाश तक, आर्टिलरी शेल से लेकर सैटेलाइट तक, आज का दिन हमारे पूरे रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साथियों, जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट की चर्चा होती है। लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित होगा। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, हमारी रक्षा उद्योग आज इस स्थिति में है, उसके लिए हमने लंबी यात्रा अब तक की तय की है। यदि हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हम सभी जानते हैं कि आजादी से पहले ही हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योगदान को अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले गए तो हमारा ध्यान प्रायः कपास, मसाले या चाय पर जाता है, किंतु एक और बेहद महत्वपूर्ण जो कच्चा माल था वह पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा जिसे हम बोलते हैं, और यह वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में किया जाता है। भारत में उस समय सोरा का बड़ा भंडार पाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत की थी। सदियों पहले भी हमारी धरती ही थी जो दुनिया में ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी थी।
यानी भारत की रक्षा उद्योग की जड़ें आज की नहीं है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गहरी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय ऐसा रहा है जब हम अपनी पुरानी क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच जो प्रभावी तालमेल होना चाहिए था, वह प्रभावी तालमेल हम नहीं बैठा सके थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा था और डिफेंस इंडस्ट्री मुख्यतः पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक ही सीमित रही हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने यह समझा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी हमने संभाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार की है जिसमें मोर देन 5000 आइटम्स हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों का यह संकल्प है, चाहे जो भी होगा, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी आइटम्स लिए जा सकते हैं, उन आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। आईडेक्स, अदिति और टीडीएफ जैसी योजनाओं से हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको भी बराबर प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे याद है जब हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाए कि क्या भारत अपने बलबूते पर ऐसे हथियार बना पाएगा। लेकिन हमें अपनी धरती पर, अपने लोगों पर भरोसा था। जब देश चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है तो उसे गोला बारूद बनाने में कितनी देर लगेगी, इसके कारण मेरा विश्वास और पक्का हुआ और मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। हमने यह अनुभव किया कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे, और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं। आज के कुछ वर्षों पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं, और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं। और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं। पहले जहां डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नगण्य हुआ करता था, आज वह लगभग 25 से लेकर 30% तक पहुंच चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसे हम 50% तक ले जाएं। और साथियों, आज का यह आर्टिलरी सेल्स बनाने का कारखाना, यह मिसाइल कॉम्प्लेक्स और यह अंतरिक्ष कॉम्प्लेक्स, इसी बदलाव का मैं समझता हूं कि जीवंत प्रमाण है। साथियों, यह वो नया भारत है जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट्स का सप्लायर नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट का सप्लायर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम का इनोवेटर भी है और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है। जब सरकार का विजन और प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन दोनों साथ आते हैं, तब राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है, और आज हम वही होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साथियों, जब हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिस्क लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है,
जोखिम उठाने का हौसला होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर मतलब इमेजिनेशन। इसीलिए रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से यहां और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथियों, जैसे आज जिन प्लांट्स की शुरुआत हुई है वे केवल प्रोडक्शन यूनिट नहीं बल्कि रिसर्च ओरिएंटेड हब्स भी बनने जा रहे हैं। आज जो कुछ भी मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं जहां एडवांस एक्सप्लोसिव से लेकर नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स तक पर काम होगा और इससे हमारी आर्म्ड फोर्सेज की क्षमता स्वाभाविक रूप से और अधिक मजबूत होगी। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का मिसाइल कॉम्प्लेक्स भारत के युद्ध प्रणाली को एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से युक्त यह रॉकेट सिस्टम हमारी सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा और हमारी रणनीतिक रूप से यह गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहां से निकला सूर्यास्त दुश्मनों के मंसूबों का सूर्यास्त करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, यह मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यहां से निकला यह सूर्यास्त दुश्मनों के मंसूबे का सूर्यास्त करने के लिए पर्याप्त होगा। और साथियों, आज का दिन डिफेंस सेक्टर के साथ साथ स्पेस सेक्टर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय स्पेस सेक्टर मुख्यतः इसरो तक सीमित था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और सरकार के रिफॉर्म्स के कारण प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यह क्षेत्र खुला हुआ है। इन स्पेसी के गठन और इसरो की टेक्नोलॉजी व सुविधाओं को साझा करने से प्राइवेट कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसी दिशा में नीबे लिमिटेड हमारे गणेश नीबे की चेयरमैनशिप में और ब्लैक स्काई के बीच हुआ एग्रीमेंट सैटेलाइट असेंबलिंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज सैटेलाइट्स केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन, जीपीएस नेविगेशन, टेलीमेडिसिन और एजुकेशन जैसे अनेक क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है यह इस्टेब्लिशमेंट केवल हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एमएसएमई, छोटे उद्योगों और लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने में सफल होगा। साथियों, एम्यूनिशन, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और सैटेलाइट पार्ट्स के प्रोडक्शन से एंसिलरी यूनिट्स, सप्लायर्स और वेंडर्स जुड़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा और शिरडी सहित आसपास के नौजवानों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का स्किल सेट प्राप्त होगा एवं वे और अधिक सामर्थ्य के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। साथियों, आज सिक्योरिटी और इकोनॉमी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत सेना और आधुनिक सुरक्षा क्षमता का यह आधार बनती है और मजबूत सुरक्षा, निवेश, उद्योग और विकास के लिए एक अस्थायी स्टेबल माहौल तैयार करती है। लेकिन आज ट्रेड, सप्लाई चेन और रेयर अर्थ मिनरल्स तक का वेपनाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिसे हम लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से यह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केवल युद्ध की जरूरत नहीं है बल्कि शांति, विकास और इकोनॉमिक रेजिलियंस की भी यह आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसी सोच के तहत पिछले वर्षों में हमने बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म्स भी किए हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारी गवर्नमेंट ने किया है ताकि उन्हें अधिक ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और उनके कामकाज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, आधुनिक और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। और इस कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद
आज वे और भी ज्यादा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और अधिकांश हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो PSUs बने हैं वो प्रॉफिट में इस समय काम कर रहे हैं। साथियों, हम जब इतिहास पर जब हम देखते हैं साथियों कि भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर वारफेयर की अच्छी खासी समझ रखती हैं और उस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। यदि किसी के समझ में न आता हो तो यहां पर आकर गणेश निबे के इस काम को देख सकता है। साथियों, भारत को म्यूनिशन और ऑटोमेशन का हब बनाने के लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। महाराष्ट्र में नीवे के साथ सोलर इंडस्ट्रीज भी अच्छा काम कर रही हैं और बराबर यहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। भारत की डिफेंस कंपनीज का साथियों जब सामर्थ्य बढ़ेगा तभी देश का सुरक्षा चक्र और अधिक मजबूत होगा। इसलिए हमारी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और एडवांस सिस्टम में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही ड्रोन सेक्टर में भी हमारा प्रयास है अधिक से अधिक इंडिजिनाइजेशन हो और इस दिशा में भी यह ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम लोग खड़े हैं जिसकी धरती पर यह भी काम कर रहा है। म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत फ्रंट रनर बनकर उभरे, इसके लिए सरकार जो भी आवश्यक है वह कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथियों, हम लोग मानते हैं कि मशीनों पर ज्यादा निर्भरता इंसानी फैसलों को कमजोर कर सकती है और ये चिंता कुछ हद तक सही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सैनिकों की क्षमता को घटाना नहीं है बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अंतिम निर्णय हमेशा इंसानों के ही हाथ में रहना चाहिए। साथियों, चूंकि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियार और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं देश की सभी डिफेंस कंपनीज से शिरडी की इस धरती से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य के युद्धों के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। और साथियों, हम जब इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें यह दिखता है, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र ने हमेशा सुरक्षा और स्वाभिमान की एक नई मिसाल पेश की है। मैं यहां पर बहुत सारे उदाहरण देकर उसको स्पष्ट नहीं करना चाहता। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने नेवी और फोर्स की जो व्यवस्था यहां पर खड़ी की थी वो सिर्फ एक उनकी सैन्य रणनीति नहीं थी, यह उनकी केवल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मॉडल था जो छत्रपति महाराज शिवाजी ने खड़ा किया था। उन्होंने स्थानीय रिसोर्सेस से
हथियार बनाए थे। लोकल रिसोर्सेज से छत्रपति महाराज शिवाजी ने वेपन्स बनाए थे। यहां के लोकल लोगों को ट्रेंड किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो विदेशी ताकतों को चुनौती दे सके। आज शिरडी की इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ही प्रेरणा से हम एक बार फिर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का एक किला खड़ा कर रहे हैं। जिस महाराष्ट्र ने देश को छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जैसा राजा दिया, जिस महाराष्ट्र ने लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी दिए, वो धरती भला डिफेंस के मामले में पीछे कैसे रह सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी धरती से स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा भी निकला था मेरे साथियों। असल मायने में तिलक के सपने को अब हम साकार कर रहे हैं। इन सब प्रयासों में सबसे सुखद बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है और यह दिखाता है गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज और सपोर्ट से हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी भी चैलेंज का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। बस जरूरत है एक भरोसे की, जरूरत है एक साझेदारी की, जरूरत है एक पार्टनरशिप की। और आज का दिन मैं मानता हूं आज का दिन वही विश्वास पैदा कर रहा है, आज का दिन वही भरोसा जगा रहा है। साथियों, मैं नीवे ग्रुप के तमाम मैनेजर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कर्मचारियों और उन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। सैकड़ों एमएसएमई को ताकत मिलेगी, हजारों नौजवानों को स्किल और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मेरी सभी प्राइवेट प्लेयर से अपील है कि और अधिक संख्या में आगे आएं, डिफेंस और एरोस्पेस में इन्वेस्ट करें। साथियों, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भारत को डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत यानी सुरक्षित भारत। आत्मनिर्भर भारत माने सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत माने शक्तिशाली भारत। साथियों, आप जानते हैं महाराष्ट्र तो गणपति बप्पा का यह प्रदेश है और आप सब तो जानते हैं कि इस प्रदेश की एक और खासियत है, यहां पर हर जिले में गणपति जी का एक अलग रूप है, एक विशिष्ट रूप है। जिस शिरडी के पावन भूमि पर हम यहां पर खड़े हैं वह पंचमुखी विष्णु गणपति जी की महिमा यहां पर बरसती है। यह वह धरती है, बिना उनके आशीर्वाद के भला हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए अंत में श्री पंचमुखी विष्णु गणपति जी के आशीर्वाद की कामना करते हुए और श्री गणेश नीवे और इस नीवे ग्रुप को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन